प्रश्न क्रमांक 1 इस प्रश्न में यह पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी या प्लाज्मा झिल्ली पढ़ी थी उस समय हमने इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया था। देखिए यहां इस पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की हमसे बात की है। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी ये कोशिका है। कोशिका के बाहर की झिल्ली जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। यह प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसको हम कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का जो आदान प्रदान होता है कोशिका के अंदर, क्योंकि कोशिका के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान होना अति आवश्यक है, तभी कोशिका अपने सर्वाइव कर पाएगी। क्योंकि कोशिका के अंदर पदार्थ अंदर तथा बाहर नहीं जाएंगे तो कोशिका क्या होगी? डेड हो जाएगी। तो इस झिल्ली के द्वारा ही कोशिका के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान होता है, लेकिन सभी पदार्थ नहीं बल्कि कुछ पदार्थों को ही कोशिका झिल्ली जो होती है पदार्थ के अंदर तथा बाहर जाने के लिए परमिशन देती है, इसलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक झिल्ली कहते हैं। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। हमने विसरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। विसरण में क्या होता है कि पदार्थ जो होते हैं यह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेम वही चीज होती है यहाँ पे कि कोशिकीय शोषण के दौरान, कोशिकीय शोषण क्या होता है? कोशिका के अंदर जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है यह कोशिका के लिए अपशिष्ट पदार्थ है तथा इसको कोशिका के बाहर निकलना अति आवश्यक है। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं। ये यहाँ का जो बाहर का एक वातावरण है इसको कोशिका का बाह्य वातावरण बोलते हैं, और ये कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का जो वातावरण है इसको क्या बोलते हैं? अंतः वातावरण। अब ये बाह्य वातावरण तथा अंतः वातावरण के बीच में सांद्रता का अंतर। सांद्रता का मतलब क्या होता है? वहां पे उसके अणुओं की संख्या। अब यहाँ पे कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वह ज्यादा है। कोशिकीय शोषण के दौरान बहुत मात्रा में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब इसको बाहर निकालना आवश्यक है, जबकि बाह्य वातावरण में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम है। तो उस सांद्रता के अंतर के कारण यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? अधिक सांद्रता से, यहाँ पे क्या है? यह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। यहाँ पे क्या है? कम सांद्रता। यह सांद्रता क्या है? यह बाहर वातावरण में कम सांद्रता है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विसरण विधि द्वारा। अब उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी हो सकती है। अगर बाह्य वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है और यहाँ पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है या सांद्रता कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन भी क्या होती है? यहाँ पे अधिक से कम की ओर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कम है। तो यह विधि, यह जो क्रिया हो रही है यह विसरण के द्वारा हो रही है। अब हम बात करते हैं पानी की। तो पानी भी सांद्रता के अंतर के कारण ही इस कोशिका से अंदर तथा बाहर जाता है। पानी क्या होता है? जब यह पानी इस प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा अंदर तथा बाहर जाता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। क्योंकि यहाँ चूंकि पानी के अणु इस झिल्ली के द्वारा अंदर तथा बाहर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परासरण। अब मान लीजिए कि यह झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। अब यहाँ पे जल के अणु की सांद्रता क्या है? कम है। बाह्य वातावरण में उसकी सांद्रता अधिक है। तो यह इस झिल्ली के द्वारा इस प्रकार से H2O आ जाएगा अंदर, तथा उसी सांद्रता से यदि यहाँ कोशिका में पानी की सांद्रता कम तथा बाह्य वातावरण में पानी की सांद्रता अगर अधिक है तो क्या होगा? बताएं। सांद्रता के अंतर के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो बाहर से पानी अंदर आ जाएगा। सांद्रता जिधर ज्यादा है और सांद्रता जिधर कम है तो पानी के अणुओं का जो गति होगी वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगी, लेकिन किसके द्वारा? इस झिल्ली के द्वारा होती है। तो
इस आंसर को हम किस प्रकार से लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर तथा बाहर विशिष्ट विसरण के द्वारा जाते हैं, जिसे परासरण कहते हैं। इसके लिए प्लाज्मा झिल्ली महत्वपूर्ण योगदान रखती है। चूंकि यह क्रिया जो होती है वह पेशिव क्रिया होती है। पेशिव का मतलब क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये क्रिया एक्टिव रहती तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती। क्योंकि यह सांद्रता के अंतर के कारण अणुओं का जो है वह आदान प्रदान हो रहा है या अंदर बाहर हो रहे हैं, इसलिए यहां किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन अगला, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह कोशिका के चारों ओर एक सीमांत लेयर का काम करती है, अर्थात यह पदार्थों के अंदर तथा बाहर आने पर भी यह नियंत्रण रखती है। यहां हम नियंत्रण की बात कर रहे हैं कि यह सभी पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने की परमिशन नहीं देती, बल्कि कुछ पदार्थों ही इसके अंदर तथा बाहर जा सकते हैं। यह कार्य कुछ पदार्थ के अंदर बाहर जाने के कारण ही इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक समझ रहे हो, वर सुना था आपने, जब प्राचीन समय में स्वयंवर होते थे, इसमें क्या करते थे, वर को चुनते थे। तो वर को चुनना मतलब कि सिलेक्टेड व्यक्ति को ही चुनना। यहां भी वही चीज है कि यह कुछ सिलेक्टेड या कुछ विशेष पदार्थों को ही इसके अंदर तथा बाहर जाने की परमिशन यहां से होती है, और इसलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, पदार्थों का बाहर आ जाना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोशिका को सर्वाइव करने के लिए या कोशिका को जीवित रहने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो, चाहे खनिज लवण हो, चाहे पानी हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना हो। ये सारी चीजें इस कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। लेकिन कुछ पदार्थों को ही, आवश्यक पदार्थों को या जिनकी रिक्वायरमेंट है वह यहाँ पे चयन होता है, अर्थात यह फिल्टर कह सकते कि जैसे एक फिल्टर होता है ना, कि फिल्टर में क्या होता है कि कुछ पदार्थ ही अंदर आते हैं, बाकी पदार्थ वहां पे फिल्टर हो जाते हैं। उस प्रकार से इसका रोल होता है, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी हम कहते हैं।